नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी चैनल के मैप इन न्यूज कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखें पिछले हफ्ते हमने किस सवाल पर क्लास को छोड़ा था और आज उसका जवाब ले लेते हैं, फिर आगे के सवालों को देखते हैं। अमृत उपाध्याय 007 मेरा इंस्टा आईडी है। इसके अलावा अमृत उपाध्याय 007 पर मैं टेलीग्राम पर हूं, जिस पर आपको PDF इस एपिसोड की और बाकी एपिसोड्स की मिलती हैं। फाउंडेशन बैच के बारे में आपको जानकारी है। प्रारंभिक तथा मुख्य परीक्षा के लिए फाउंडेशन बैच 2 शुरू हुआ है, मतलब दूसरा फाउंडेशन बैच शाम 6 बजे से। इसकी शुरुआत हुई है 11 मार्च से, लेकिन अंतिम तिथि जो एडमिशन की है वो 20 मार्च है, यानी 20 मार्च तक आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं और जितनी क्लासेस आपकी छूट गई हैं वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिल जाएंगी। प्रतिदिन लाइव कक्षाएं हैं शाम 6 बजे। फीचर्स चेक करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक कर लीजिएगा एक बार। और अमृत कोड यूज करेंगे अगर लाइव स्टडी IQ के कोर्स को खरीदने के लिए तो 18,999 रुपए में आपको कोर्स मिल जाएगा, मतलब छूट मिल जाएगी। आइए, पिछली बार मैंने आपसे पूछा था निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली या फिर ग्रेट रिफ्ट वैली जिसको हम बोलते थे, मलावी झील, हिंद महासागर, भू आवेष्टित या फिर लैंड लॉक्ड। उपर्युक्त में से कौन कौन मलावी, तंजानिया और मोजाम्बिक 3 देशों का नाम दिया गया था। मलावी, तंजानिया और मोजाम्बिक के लिए कॉमन है, उभयनिष्ठ हैं। केवल 1 और 2, केवल 2 और 4, केवल 3 और 4 या फिर उपर्युक्त सभी। ठीक है, तो क्या क्या देखना है। पहला देखना है कि ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली का विस्तार तीनों में है कि नहीं। लेकिन उसके पहले थोड़ा सा मलावी के बारे में जान लेते हैं। मलावी, अगर आप पूरे मैप पर देखेंगे तो मलावी का लोकेशन ये है। किन किन देशों से इसका बॉर्डर साझा होता है। तंजानिया, जाम्बिया, और मोजाम्बिक। तो क्या हुआ, तंजानिया, जाम्बिया और मोजाम्बिक के बीच में आप देखेंगे पोजीशन, तो मलावी का पोजीशन इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, लेक मलावी, जो ये पूरा मलावी का मैप है। लेक मलावी मलावी के पूर्वी हिस्से में है। ये पूरा जो ब्लू वाला एरिया देख रहे हैं ये लेक मलावी का हिस्सा है। और लेक मलावी तंजानिया, मोजाम्बिक और मलावी, इन तीनों के बॉर्डर एरिया पे। ठीक है, मतलब इन तीनों से साझा होता है, तंजानिया से भी, मोजाम्बिक से भी और मलावी से भी। अब दूसरा है मोजाम्बिक। देखिए, मलावी का जो ये हिस्सा है ये बिल्कुल मोजाम्बिक के बीचों बीच खंजर की तरह धंसा हुआ है। ठीक है, ये पूरा मोजाम्बिक का मैप है। और मोजाम्बिक की पोजीशन आपको पता है, मोजाम्बिक की पोजीशन ये है। मलावी के बारे में एक बात तय है कि मलावी लैंडलॉक्ड कंट्री है, क्योंकि ये तीनों तरफ से घिरी हुई कंट्री है। तंजानिया, जाम्बिया और मोजाम्बिक से तीनों तरफ से घिरा हुआ है, तीनों तरफ से और बीच में है। लेकिन मोजाम्बिक हिंद महासागर से कनेक्टेड है। ठीक है, इसके बॉर्डर्स को अगर देखेंगे तो नॉर्थ में आपको तंजानिया दिख रहा है, मलावी तो है ही इसके बॉर्डर में। ठीक है, फिर जाम्बिया भी है। तो तंजानिया, मलावी और जाम्बिया हो गया। इसके बाद फिर जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका, यहां आपको दिख नहीं रहा है लेकिन यहां पर एक स्वाजीलैंड है यहां। ठीक है, स्वाजीलैंड, तो इससे भी बाउंड्री साझा होती है। तंजानिया, मलावी, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका, स्वाजीलैंड, इन सब से बाउंड्री किसकी साझा होती है, मोजाम्बिक की। मोजाम्बिक की इंपॉर्टेंट नदियां कौन कौन सी हैं। एक तो नदी आपको दिख रही है जाम्बेजी, और दूसरी नदी दिख रही है लिम्पोपो। ये ऊपर वाली जो नदी है ये जाम्बेजी नदी, ठीक है, और नीचे जो नदी दिख रही है आपको ये लिम्पोपो नदी है, और दोनों मोजाम्बिक होके ही जाकर गिरते हैं हिंद महासागर में।
देखिए ये जो मोजाम्बिक में जाम्बेजी नदी, तो जाम्बेजी नदी बेसिकली सेंट्रल अफ्रीकन प्लेटू से निकलती है। वहां से निकलकर फिर ये जाम्बेजी होते हुए करीबा डैम इसी पर बना हुआ है, जाम्बेजी नदी पर। ये करीबा डैम है, लेक करीबा। तो करीबा बहुत ही फेमस है। और इसके बाद ये जाकर गिरती है इंडियन ओशन में, सेंट्रल अफ्रीकन पठार से निकलती है और जाकर गिरती है कहां? हिंद महासागर में। इसी तरीके से है बोत्सवाना, और ये जो है कंट्री, ये बोत्सवाना है और ये है साउथ अफ्रीका। तो बोत्सवाना और साउथ अफ्रीका के बाउंड्री पर दो नदियां आकर मिलती हैं, एक का नाम है मरिको और एक का नाम है क्रोकोडाइल। ठीक है, मारिको और क्रोकोडाइल नदी मिलकर एक नदी बन जाती है जिसको कहते हैं लिम्पोपो। लिम्पोपो नदी की खास बात यह है कि लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। लिम्पोपो की खास बात क्या है कि यह मकर रेखा को 2 बार काटती है। और आप कमेंट में बताइए कि भूमध्य रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है। ठीक है, तो ये भी जाकर कहां गिरती है? मोजाम्बिक होते हुए हिंद महासागर में गिरती है। और 2 नदियों से मिलकर बनी है, बोत्सवाना और साउथ अफ्रीका के बॉर्डर इलाके पर 2 नदियां मिलती हैं, मोरिको और क्रोकोडाइल नदी, तब जाकर लिम्पोपो नदी बनती है। अब आइए सवाल क्या पूछ रहा है। सवाल पूछ रहा है ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली के बारे में हमको बताना है कि तीनों से कनेक्टेड है कि नहीं। ये पूरा जो हिस्सा है, हमने कई बार पढ़ा है कि इसमें कई सारे लेक हैं और ये सारे लेक दरअसल रिफ्ट वैली में है। तो रिफ्ट वैली जो सी का फ्लोर है उसके स्प्रेड की वजह से रिफ्ट वैली, मतलब ये नदियों द्वारा काट कर घाटियां नहीं बनाई गई हैं जिसमें लेक मिलते हैं। इनफैक्ट ये जो अरेबियन प्लेट है और बीच में यहां जो सी दिख रहा है आपको, रेड सी, ये भी सी फ्लोर के स्प्रेड होने से ही ये रिफ्ट वैली निर्माण हुआ है। तो बेसिकली जो ग्रेट रिफ्ट वैली है, ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली, उसका जो विस्तार है वो मिडिल ईस्ट से ही हमें मिलने लगता है, मध्य पूर्व से ही मिलने लगता है। और मिडिल ईस्ट से लेकर मोजाम्बिक तक करीब करीब इसका विस्तार हमें दिखाई देता है। ठीक है, इसी में सारे लेक हैं, जो बड़े बड़े आपको लेक दिख रहे हैं, ये सारे लेक इसी में हैं। इनफैक्ट एक समय आएगा, अनुमान ये है कि ये धीरे धीरे अभी स्प्रेड हो रहा है, मतलब ये जो रिफ्ट वैली है धीरे धीरे ये स्थिति आएगी कि जहां जैसे सागर बना हुआ है वहां ऐसे यहां भी एक सागर बन जाएगा, वाटर बॉडी आ जाएगी बीच में, क्योंकि ये स्प्रेड होते जा रहा है। ठीक है, तो जब स्प्रेड हो जाएगा तो इसमें हिंद महासागर से पानी आकर भरना शुरू हो जाएगा। तो ये पूरा ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली है, ईस्टर्न रिफ्ट वैली या फिर ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली, ग्रेट रिफ्ट वैली। तो आप देखिए कह रहे हैं कि तीनों में है कि नहीं, मलावी, तंजानिया और मोजाम्बिक। ये सारी कंट्रीज जो हैं, जिसमें केन्या हो गया, सोमालिया हो गया, एरिट्रिया, जिबूती, मिडिल ईस्ट से लेकर अफ्रीकन कंट्रीज जो इस पूरे पोर्शन पर पड़ती हैं, केन्या, सोमालिया, एरिट्रिया, जिबूती, इथोपिया, ठीक है, फिर जिम्बाब्वे, जाम्बिया, मलावी, तंजानिया, मोजाम्बिक, ये सब रिफ्ट वैली के हिस्से में पड़ती हैं। तो जब सब कुछ पड़ती है, ये तीनों इसमें ऑलरेडी शामिल है, मलावी, तंजानिया और मोजाम्बिक, इसलिए ये उभयनिष्ठ है, मतलब कॉमन चीज है, ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली के ही क्षेत्र में ये तीनों आते हैं। दूसरी चीज है मलावी झील। मलावी झील हमने देखा कि मलावी, तंजानिया और ये है मलावी झील, ये मलावी है और इसके पूर्व में यहां मलावी झील है। तो ये मलावी झील तंजानिया से, मोजाम्बिक से और मलावी से, तीनों से कनेक्टेड है। और यहां इन्हीं तीनों की बात हो रही है, मलावी, तंजानिया और मोजाम्बिक, तो ये भी ठीक है। अब है हिंद महासागर से तीनों कनेक्टेड है कि नहीं। तो हम जानते हैं कि भाई
लेक मलावी जो है, या पूरा मलावी जो है, मलावी कंट्री, ये लैंडलॉक्ड कंट्री है, तो ये हिंद महासागर से कनेक्टेड नहीं है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत है, इसमें से 2 ही हैं जो हिंद महासागर से कनेक्टेड है। और तीनों लैंडलॉक्ड हैं कि नहीं, तो तीनों लैंडलॉक्ड नहीं है, हमने देख लिया कि सिर्फ मलावी ही है जो लैंडलॉक्ड है। तो ये दोनों गलत हो जाएंगे, केवल 1 और 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए, जोशीमठ संकट को लेकर हाल ही में एक सिविल सोसाइटी की रिपोर्ट में विकास कार्यों को जिम्मेदार ठहराया गया। इसके अलावा उत्तराखंड हाईकोर्ट ने इस मामले में केंद्र और राज्य सरकार से लोगों के पुनर्वास को लेकर जवाब तलब किया है। जोशीमठ में इस तरीके से दरारें आ गई थी, आपको पता है, ठीक है, बड़ी बड़ी दरारें आ गई थी, घर के बाहर बहुत बड़ी बड़ी दरारें आ गई थी। उत्तराखंड की बात कर लेते हैं। उत्तराखंड के बॉर्डर को पहले अगर समझें तो उत्तराखंड का बॉर्डर दरअसल पहले हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश, सिर्फ इन्हीं 2 से लगता है, हरियाणा से नहीं लगता है। अगर ये वाला इलाका हर मैप में आप देखेंगे आपको लगेगा कि हरियाणा से भी लगता है, लेकिन हरियाणा से उत्तराखंड की सीमा नहीं लगती। ये ट्राई जंक्शन जो है यहाँ पर, ये ट्राई जंक्शन हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश का है, इसमें हरियाणा नहीं है, ठीक है। तो हरियाणा से सीमा नहीं लगती, ये आपको ध्यान पे रखना है। किससे किससे लगती है? हिमाचल और उत्तर प्रदेश से, एक बात ये होगी। दूसरी बात, 2 इंटरनेशनल बाउंड्रीज भी लगती हैं, 2 ही स्टेट से लगता है और 2 इंटरनेशनल बाउंड्रीज हैं, एक तो चाइना और दूसरा नेपाल, ठीक है। चाइना और नेपाल 2 बाउंड्रीज इसकी लगती हैं, 2 इंटरनेशनल बाउंड्री और 2 इंडियन स्टेट बाउंड्री। मुख्य नदियों की बात करेंगे तो आपको पता ही है कि सारी नदियां लगभग आती हैं उत्तराखंड से ही। यमुना, गंगा, एक महत्वपूर्ण नदी है काली नदी, जो एकदम नेपाल और भारत की सीमा से होकर बहती है, और ये काली नदी जो है इसी को कहते हैं शारदा नदी, ठीक है। कुछ हाल फिलहाल में करंट अफेयर्स में कुछ जगह नेपाल को लेकर और उत्तराखंड के बॉर्डर को लेकर आपको पता होना चाहिए, जैसे काला पानी, ठीक है, लिपुलेख पास है, लिम्पियाधुरा है, ये सब डिस्प्यूटेड हो गए हैं। काला पानी देखिए कहां पर है। अब ये जो इलाका है इस पर नेपाल ने एक नया नक्शा जारी किया था, उसमें इन सबको अपने क्षेत्र में दिखा दिया था, उसके बाद डिस्प्यूट बढ़ गया। तो इसका लोकेशन आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि ये पूर्व में है काला पानी, और लिम्पियाधुरा किधर है, ये पश्चिम वाले हिस्से में है। अब कह रहा है क्वेश्चन कि जोशीमठ अवस्थित है बद्रीनाथ के दक्षिण में, अलकनंदा के बाएं तट पर, केदारनाथ के पश्चिम में। उपर्युक्त में से कौन सा ऐसे सही है? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 3 या फिर केवल 1। जोशीमठ का लोकेशन अगर हम देखेंगे तो जोशीमठ अलकनंदा के बाएं तट पर पड़ता है, ठीक है, अलकनंदा के बाएं तरफ, बाएं तट पर पड़ता है। केदारनाथ यहां है, बद्रीनाथ यहां है और जोशीमठ यहां है, मतलब बद्रीनाथ के दक्षिण में जोशीमठ की पोजीशन है और केदारनाथ के पूर्व में, ठीक है, और अलकनंदा के बाएं तट पर। तो क्या पूछ रहा है? बद्रीनाथ के दक्षिण में, ये बिल्कुल सही है। अलकनंदा के बाएं तट पर, ये भी सही है। केदारनाथ के पश्चिम में, ये गलत है। केदारनाथ पड़ेगा यहां और जो जोशीमठ है वो पड़ेगा केदारनाथ के पूर्व में, ठीक है। तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है, केवल 1 और 2 इसका सही उत्तर है। अब एक प्रश्न है, IUCN ने संकटाग्रस्त प्रजातियों की अपनी लाल सूची को अपडेट किया है, मतलब रेड लिस्ट। अब भारत की IUCN रेड लिस्ट जारी करती है, मेरे ख्याल से आप सब जानते होंगे, जिसमें कैटेगराइजेशन रहता है, ये बताया जाता है कि कौन सी प्रजाति किस तरह के संकट में है, ठीक है, कोई क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, कोई इंडेंजर्ड है, कोई वल्नरेबल है, सुभेद्य है, इसी तरीके से कैटेगराइजेशन किया रहता है। तो उसी की बात हो रही है। IUCN ने संकटाग्रस्त प्रजातियों की अपनी रेड लिस्ट को अपडेट किया है और इसमें भारत की
29 और जंतु और पादप प्रजातियों को शामिल किया गया है। तो इसलिए इस बार के एग्जाम में ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये वाला पोर्शन। इनमें अंडमान स्मूथ हाउंड शार्क जैसी प्रजातियां भी शामिल हैं। अंडमान स्मूथ हाउंड शार्क, हिमालय की 3 औषधि प्रजातियां भी इसमें रखी गई। ठीक है, जो शामिल हुई हैं कुछ प्रजातियां, उसमें कुछ के नाम आपको जानने चाहिए। अंडमान स्मूथ हाउंड शार्क, ये क्यों इनको सुभेद्य घोषित किया गया है, पहले तो ये ध्यान रखना है। वल्नरेबल VU। ठीक है, इन शार्क के सामने संकट क्या है? इन शार्क के सामने संकट है कि अवैध फिशिंग जो होती है, जो असतत फिशिंग है, अनसस्टेनेबल फिशिंग है, उसकी वजह से एक इनको खतरा है। दूसरा, पॉल्यूशन सबसे बड़ा खतरा है। फिर क्लाइमेट चेंज और बीमारियां, इन वजहों से इनकी संख्या कम हो रही है। तो अंडमान स्मूथ हाउंड शार्क एक हो गया, जिसको आपको पता होना चाहिए कि वल्नरेबल कैटेगरी में रखा गया। इसी तरीके से एक व्हाइट चीक डांसिंग फ्रॉग है, उसको देखेंगे आप इमेज में तो उसका गला यहां देखेंगे व्हाइट चीक्ड है, लेकिन जब तस्वीर में देखेंगे तो इधर दिखेगा व्हाइट। ये कर्नाटक पश्चिमी घाट का में पाया जाता है और इसको संकटाग्रस्त घोषित किया गया है, इंडेंजर्ड घोषित किया गया है। तो 2 कम से कम आप याद कर लेंगे अभी IUCN की रेड लिस्ट में कौन कौन शामिल हुआ है। स्मूथ हाउंड शार्क अंडमान का, और व्हाइट चीक्ड डांसिंग फ्रॉग, ठीक है, जो कर्नाटक पश्चिमी घाट का रहने वाला है इन द सेंस निवासी नहीं है, वहां पाया जाता है। अब मेडिसिनल प्लांट्स कुछ जान जाइए। जैसे एक प्लांट है मेसोट्रोपिस पेलिटा, इसको बोलते हैं पतवा। मेसोट्रोपिस पेलिटा या पतवा सदाबहार बूटी है। ठीक है, उत्तराखंड के लिए स्वदेशी है। कहां पाया जाता है ये? उत्तराखंड में। मात्र 10 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में ही इसकी उत्पादकता है, उत्पादित होता है। मतलब 10 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में ही इसके मिलने के चांसेस रहते हैं। और उस 10 स्क्वायर किलोमीटर कहां? उत्तराखंड में, ये ध्यान रखिएगा। पतवा, जिसको इंग्लिश में क्या कह रहे हैं? मेसोट्रोपिस पेलिटा। तो पतवा जो है वो 10 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में उत्तराखंड में मिलता है, और इसकी वजह से इसको गंभीर रूप से संकटाग्रस्त, क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है, निर्वनीकरण यानी वनों का जो कटाव हो रहा है, आवास विखंडन और दावानल यानी जंगल में जो आग लग जाती है, इन सब घटनाओं की वजह से इसको और ज्यादा संकट है। पत्तियों से इसके जो तेल निकलता है वो तेल एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, और इस तेल को जब फार्मास्यूटिकल फील्ड में सिंथेटिक एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको पतवा के बारे में पता होना चाहिए। फिर है फ्रिटिलोरिया किरोसा। देखिए, हम लोग चाहते तो इसमें सिर्फ मैप के सवाल को लेकर आगे बढ़ जाते, लेकिन ये सवाल ये बड़ा इंपॉर्टेंट अपडेट है, और आपको ये भी बताना था कि क्वेश्चंस जो पूछ लिए जाते हैं उसमें आप क्या गलती कर लेते हैं। इसकी तैयारी को लेकर कई लोग बहुत सारी प्रजातियों के नाम रटने लगते हैं, वैसा नहीं करना है। ये याद होना लगभग नामुमकिन सा है कि आप सब एक एक प्रजाति का नाम याद कर लें। ये कॉमन सेंस से सॉल्व होने वाला प्रश्न होता है। फ्रिटिलोरिया किरोसा, सुभेद्य, वल्नरेबल, इसको कहते हैं हिमालयन फ्रिटिलरी, हिमालयन फ्रिटिलरी कहते हैं। ठीक है, और नाम क्या है इसका? फ्रिटिलोरिया किरोसा। सदाबहार जड़ी बूटी है ये। 22 से 26 साल के असेसमेंट पीरियड में संख्या में 30% की गिरावट आई है, इसलिए इसको वल्नरेबल कैटेगरी में रखा गया है। उच्च व्यापार मूल्य, बढ़ती कटाई और गैरकानूनी व्यापार के चलते इसको सुभेद्य माना गया है। चीन में इसका इस्तेमाल होता है ब्रोंकियल डिसऑर्डर्स के लिए। ठीक है, ब्रोंकाइटिस से रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स हैं, निमोनिया के लिए इसके इलाज में इसकी जरूरत पड़ती है। इसके अलावा एक स्ट्रॉन्ग कफ सप्रेसेंट के तौर पर, कफ को दबाने वाला, और चीन में पारंपरिक दवाओं में
एक्सपेटोरेंट ड्रग्स के रूप में इसका इस्तेमाल होता है। तो बेसिकली ये किस चीज से संबंधित है ये याद रखना है। ब्रोंकाइटिस और निमोनिया जैसे जो बीमारियां हैं उसके इलाज में इसका इस्तेमाल होता है। फिर डैक्टिलोरिजा हैटेगिरा, ठीक है, सालमपंजा, संकटाग्रस्त में इसको रखा गया है, इंडेंजर्ड में रखा गया है। निर्वनीकरण, आवास विखंडन, चराई और जलवायु परिवर्तन इसके इंपॉर्टेंट थ्रेट हैं। ये भी दवा के रूप में इस्तेमाल होता है। गैस्ट्रिक, क्रॉनिक फीवर, कफ, डिसेंट्री, स्टोमक एक, पेट में दर्द वगैरह के लिए आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी आदि में इसका इस्तेमाल किया जाता है। हिंदकुश एरिया याद रखना है। हिंदकुश और अफगानिस्तान, भूटान, चीन, भारत, नेपाल और पाकिस्तान के जो हिमालयन श्रेणी है उसमें ये जड़ी बूटी मिलती है। उस जड़ी बूटी का नाम क्या है देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब एक सवाल इसको देखिए। हाल ही में खबरों में रही खास पादप प्रजाति मेसोट्रोपिस पैलिटा या फिर पतवा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह मैं एकदम दावा नहीं कर रहा हूं कि इसमें सारे जो शब्द आए हुए हैं प्रजातियों के उसका उच्चारण मैं सही कर रहा हूं। हो सकता है कुछ उच्चारण में गलत भी कर रहा हूं, तो और जरूरी भी नहीं है कि आप एक एक का उच्चारण पकड़कर सही कीजिए और ना एक एक को याद कीजिए, ठीक है। यह पश्चिमी घाटों की स्वदेशी प्रजाति है, पहली बात। और हमने क्या देखा पतवा के बारे में कि ये उत्तराखंड में 10 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में ही पाया जाता है, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। फिर है इसे हाल ही में IUCN की रेड लिस्ट में क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है, तो ये बिल्कुल सही, क्रिटिकली इंडेंजर्ड में रखा गया है। इसकी पत्तियों से निकलने वाला तेल एक प्रभावी एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, ये भी सही है। तो 2 और 3 इसमें सही है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है इसको पढ़ना, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अभी 2022 में एक सवाल पूछा यूपीएससी ने IAS की PT एग्जाम में, और ये 2021 का सवाल है, ठीक है। क्या क्या पूछा 2022 में इसने पूछ लिया कि गुच्छी के संदर्भ में बताएं, और गुच्छी जो है उस पर खबर आई थी। अब आप समझिए, अब आप पूरे एक एक अगर प्रजाति को पढ़ने लगेंगे, ये किसी के लिए भी इतने सारे जंतु और पादपों की प्रजाति को याद रखना न तो संभव है और ना ही उसकी जरूरत है। कोई भी स्मार्ट स्टडी अगर करता है तो ऐसा नहीं करेगा कि वो एक एक प्रजाति को रट ले, बल्कि सिर्फ उन प्रजातियों पर ध्यान देगा जो खबरों में रहे, ठीक है। तो खबरों में जो रहे हैं इसके लिए न्यूज़पेपर में आई हुई, अगर आप हिंदू पढ़ रहे हैं, डाउन टू अर्थ पढ़ रहे हैं और उसमें किसी प्रजाति के बारे में कोई आर्टिकल आया हुआ है तो उसको जरूर से देख लीजिएगा, क्योंकि यही ट्रेंड है। जैसे गुच्छी के बारे में आया हुआ है और खबर छपी थी गुच्छी मशरूम एक्सपेंसिव, डिलीशियस एंड फुल ऑफ हेल्थ बेनिफिट्स, ठीक है। इस पर और खबर आ गई, सवाल पूछ लिया यूपीएससी ने। यह एक कवक है। अब देखिए यहां क्या किया है यूपीएससी ने, केवल गुच्छी लिखा है। अगर ये गुच्छी मशरूम लिख देता तो आपको पता चल जाता है एक कवक है, ठीक है। तो यह एक कवक है, मशरूम है तो कवक है, बिल्कुल ठीक है। यह कुछ हिमालयी वन क्षेत्रों में उगती है। उत्तर पूर्वी भारत के हिमालय की तलहटी में इसकी वाणिज्यिक रूप से खेती की जाती है। ये जो गुच्छी है, गुच्छी मशरूम, ये हिमालयी वन क्षेत्रों में पाई जाती है, उगती है, ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन उत्तर पूर्वी भारत के नहीं, बल्कि जम्मू कश्मीर, ठीक है, हिमाचल, उत्तराखंड, इस तरफ। दूसरी बात, इसकी वाणिज्यिक रूप में खेती की जाती है, ये स्टेटमेंट गलत है। इसकी वाणिज्यिक रूप में खेती नहीं की जाती। तो क्या स्टेटमेंट सही हुआ है? ऑप्शन सी, केवल 1 और 2। इसी तरीके से एक सवाल पूछ लिया था इमली और मोरिंगा सहजन का पेड़ होता है। सहजन अगर आप खाते होंगे, सहजन की फली खाते होंगे सब्जी के रूप में, ये पूछ लिया था 2021 में पॉसिबली। मोरिंगा सहजन वृक्ष एक फलीदार सदापर्णी वृक्ष है, ठीक।
इमली का पेड़ दक्षिण एशिया का स्थानिक वृक्ष है। भारत में अधिकांश इमली लघु वनोत्पादक के रूप में संग्रहित की जाती है। भारत इमली और मोरिंगा के बीज निर्यात करता है। मोरिंगा और इमली के बीजों का उपयोग जैव ईंधन के उत्पादन में किया जा सकता है। और यकीन मानिए इस प्रश्न को वहां जब हॉल में, एग्जामिनेशन हॉल में, सबने यही सोचा कि क्या पूछा है ये, मतलब आप इतना सारा पढ़ गए, आपको पता नहीं है भाई कि इमली और मोरिंगा के बीज निर्यात करता है, ठीक है। लेकिन ये पढ़ना भी नहीं था। पढ़ना क्या था? ये जिन्होंने ये पढ़ा था वो सही करके आए। मोरिंगा पुट्स ट्राइबल वुमेन ऑन सेल्फ रिलायंस पाथ, ये एक खबर आई थी। कब की खबर है? 16 फरवरी 2021 की खबर है। और इस खबर पर सवाल आया था। इसलिए अगर अखबारों में इस तरह की कोई चीज दिखे कृषि से संबंधित, आजकल कृषि पर खूब सवाल पूछ रहे हैं, पादप से, प्रजातियों से संबंधित, तो उसको आपको अपने नोटबुक में नोट करना है। अब देखिए, अगर इसको कॉमन सेंस से सॉल्व करना हो तो मोरिंगा, अगर आप सहजन के पेड़ को जानते होंगे, देखे होंगे, तो सहजन के पेड़ की पत्तियां जो होती हैं छोटी छोटी होती हैं और वो गर्मी के दिन में झड़ जाती हैं, ठीक है, पत्ते इसके झड़ जाते हैं। तो सदापर्णी वृक्ष नहीं हो सकती, ठीक है, वृक्ष नहीं हो सकता। अब दक्षिण एशिया का स्थानिक वृक्ष है, ये सब अगर छोड़ दीजिए, एक नंबर अब अगर सिर्फ आपको पता हो तो एलिमिनेशन मेथड से एक यहां भी गया, यहां भी गया, यहां भी गया, और 3, 4 और 5 इसका आंसर निकल आएगा, ठीक है। 5 क्या कह रहा है? मोरिंगा और इमली के बीजों का उपयोग जैव ईंधन के उत्पादन में किया जा सकता है। तो यहां कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि भाई बीजों का उपयोग जैव ईंधन के इस्तेमाल में किया ही जाता है। और यहां तो स्टेटमेंट में ही किया दिया है कि किया जा सकता है, संभावना है। और ऐसे जो स्टेटमेंट्स होते हैं जिसमें संभावित बातें लिखी हुई हैं कि ऐसा किया जा सकता है, वो ऑलमोस्ट सही होती हैं। तो इसको भी आप कॉमन सेंस से मान सकते हैं कि यहां सही होगा। अब इमली और मोरिंगा के बीज निर्यात करता है, ये मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे लोगों को पता होगा, ठीक है। तो ऐसे सवाल जहां आएंगे वहां आपको थोड़ा सा सामान्य बुद्धि का प्रयोग करना होगा। और ऐसे सवाल उनके ज्यादा सही होंगे जो अपनी नजर अखबारों वगैरह पर बना के रखते हैं, या फिर करंट के जो कंटेंट्स होते हैं उस पर बना के रखते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी। रूस यूक्रेन संकट ने नया मोड़ ले लिया है। अमेरिका ने हाल ही में एक वीडियो जारी किया जिसमें दावा किया गया है कि ब्लैक सी में उड़ रहे उसके एक ड्रोन के पास रूस के जेट काफी करीब आ गए थे। इसके अलावा यूक्रेन के पूर्वी हिस्से के एक शहर में पिछले कुछ दिनों से अब तक की सबसे भीषण जंग चल रही है। तो उस शहर का नाम भी आपको पता होना चाहिए। कई सैनिकों की जान इसमें चली गई। रशिया को अगर देख लें तो रशिया को देखने पर हम देखते हैं कि भाई बाउंड्रीज कैसे कैसे है रशिया की। बाउंड्रीज इधर देखिए, ये पूरा पीला वाला जो है वो रशिया है। यहां से शुरू करते हैं, ये नॉर्वे है। अब आप देख रहे होंगे कि नॉर्वे जो है ये तो रशिया का हिस्सा नहीं होगा, रशिया से बॉर्डर नहीं साझा करता होगा। देखिए ये नॉर्वे है, ये बीच में स्वीडन है और यहां फिनलैंड है। नॉर्वे यहां रशिया से बॉर्डर साझा करता है, बहुत छोटा। फिनलैंड भी बॉर्डर साझा करता है। तो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड में सिर्फ स्वीडन है जो बॉर्डर साझा नहीं करता। तो नॉर्वे और फिनलैंड बॉर्डर साझा करते हैं। फिर एस्टोनिया, लातविया, बेलारूस, लिथुआनिया नहीं करता यहां, ठीक है। तो क्या हुआ? एस्टोनिया, लातविया और बेलारूस। मेनलैंड की बात कर रहे हैं रशिया के। उसके बाद यूक्रेन, जॉर्जिया, अजरबैजान, ठीक है। फिर कजाकिस्तान, मंगोलिया, चीन, नॉर्थ कोरिया। कजाकिस्तान, मंगोलिया, चाइना और नॉर्थ कोरिया, ये सारे कंट्रीज से बॉर्डर साझा करते हैं। क्या क्या हो गया? मेन रशिया की जब बात करते हैं, मेनलैंड रशिया की, फिनलैंड,
नॉर्वे, नॉर्वे बहुत कंफ्यूजिंग है, नॉर्वे याद रखना है, नॉर्वे भी बॉर्डर साझा करता है। नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन नहीं करता। एस्टोनिया, लातविया, बेलारूस, यूक्रेन, 4 इस तरफ याद कर लीजिए। जॉर्जिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, मंगोलिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया, ये सारे बॉर्डर साझा करते हैं। यहां एक इंपॉर्टेंट चीज देखिए इसी में कि एक और पीले कलर का क्षेत्र दिख रहा है जिसका नाम है कालिनिनग्राद। ठीक है, कालिनिनग्राद जो है वो रशिया का क्षेत्र है। लिथुआनिया के नॉर्थ में जो दिख रहा है वो रशिया के क्षेत्र है। तो कालिनिनग्राद को याद रखना है। क्या नाम है इसका? बड़ा ही चर्चित क्षेत्र है कालिनिनग्राद। ये है बाल्टिक सागर, ये जो सी एरिया दिख रहा है आपको ये है बाल्टिक सागर। ठीक, तो एक बात ये हो गई। दूसरी बात है वाटर बॉडीज कौन कौन से हैं। रशिया के नॉर्थ में देखेंगे तो आर्कटिक सागर है, आर्कटिक महासागर। अगर सी वाइज भी देखेंगे तो बेरेंट्स सी, बेरेंट्स सागर। यहां है कारा सागर, ध्यान रखिएगा काला नहीं है ये, कारा है, KARA है, कारा सागर। फिर है लाप्तेव सागर, और फिर है ईस्ट साइबेरियन सागर, पूर्वी साइबेरियन सागर। अब इस पे सीक्वेंस आपको ध्यान पे रखना होगा। पश्चिम से पूर्व और पूर्व से पश्चिम आपको सीक्वेंस पता होना चाहिए। तो बेरेंट्स सी, पश्चिम से पूर्व चलते हैं, बेरेंट्स सी, कारा सागर, लाप्तेव सागर और ईस्ट साइबेरियन सागर। ये नॉर्थ वाला हिस्सा हो गया। यहां देखेंगे आप तो ये है बाल्टिक सागर। बाल्टिक सागर कौन सा है? ये जो दिख रहा है ये बाल्टिक सागर है। कल ही हम लोग पिछले एपिसोड में पढ़ रहे थे बाल्टिक सागर और नॉर्थ सागर के बीच बारे में। और ये है नॉर्थ सागर, नॉर्थ सी। और हमने कल वाले एपिसोड में, पिछली क्लास में हमने कौन सा एरिया पढ़ा था? ये, ठीक है, तो जाकर रिवाइज कर लीजिएगा नहीं आ रहा हो तो नॉर्थ सी और बाल्टिक सागर ये हो गया। फिर यहां है काला सागर, ये वाला जो वाटर लैंड दिख रहा है, वाटर बॉडी दिख रही है काला, ये कारा नहीं है, ब्लैक सी है। और ये क्या है? कैस्पियन सागर। ठीक है, इधर रशिया के पूर्व में देखेंगे तो रशिया के पूर्व में प्रशांत महासागर है, जैसे उत्तर में आर्कटिक महासागर है। यहां ओखोत्सक का सागर है, यहां पर जापान सागर है। ठीक है, तो इस तरह से आप रशिया को पूरे समझ सकते हैं। अब आप अगर देखें महत्वपूर्ण नदियों के बारे में, तो महत्वपूर्ण नदी एक है वोल्गा, मॉस्को के पास से निकलती है। वल्दाई माउंटेन्स आपको याद होगा, जब हमने यूक्रेन पढ़ा था तो वल्दाई हिल्स पढ़ा था। ठीक है, तो वल्दाई हिल्स से निकलती है पूर्वी रूस से और जाकर गिरती है कैस्पियन में। ठीक है, कैस्पियन सागर में जाकर गिरती है, इसका नाम है वोल्गा। एक और नदी अगर आप याद कर पा रहे हो, जो हमने वल्दाई हिल्स से ही देखा था, वल्दाई के पहाड़ों से ही देखा था, और जो यूक्रेन होकर जाती थी, बहुत ही महत्वपूर्ण नदी थी। अगर हो तो कमेंट में बताइएगा। ठीक है, माउंटेन्स की बात करें तो पश्चिम में वोल्गा जो मॉस्को के पास है, पश्चिमी रूस है, पूर्वी नहीं है। ठीक है, पश्चिमी रूस है, तो पश्चिमी रूस में वल्दाई माउंटेन से निकलती है, वल्दाई हिल्स से निकलती है। अब यूराल माउंटेन्स जो है वो पश्चिमी रशिया में। ठीक है, पर्वत की अगर बात करें, सेंट्रल साइबेरियन का पठार मध्य में दिखता है,
वर्खोयांस्क माउंटेन्स दिखता है, वर्खोयांस्क माउंटेन्स जो पूर्वी हिस्से में, तो पश्चिमी हिस्से में यूराल माउंटेन्स दिख रहा है, पूर्वी हिस्से में वर्खोयांस्क दिख रहा है, बीच में सेंट्रल साइबेरियन प्लेटू दिख रहा है, फिर अल्ताई माउंटेन्स दिख रहा है दक्षिण में, अल्ताई, और यहीं पर सयान माउंटेन्स है। ठीक है, तो इस तरह से याद रख सकते हैं। फिर देखिए यहां ये है कोला पेनिनसुला। ठीक है, तो उत्तर में आप देखेंगे तो कोला पेनिनसुला है। ठीक है, कोला प्रायद्वीप ये वाला, यहां पर ये है यमाल, यमाल प्रायद्वीप, कौन सा, एकदम यूराल माउंटेन्स देख रहे हैं आप, और यहां पर इस तरीके से। ठीक है, कारा सी के पास ये पेनिनसुला कौन सा है, यमाल पेनिनसुला, यमाल प्रायद्वीप। और पूर्वी हिस्से में बिल्कुल चले आएंगे तो कमचटका पेनिनसुला, कमचटका प्रायद्वीप। तो ये सारी बातें आपको रशिया के बारे में पता होनी चाहिए। चलिए, इस बार रशिया और यूक्रेन क्योंकि वॉर चल रहा है तो इंपॉर्टेंट भी है। अब इस प्रश्न का उत्तर आपको देना है। एक तरफ चर्चा में रहे स्थान है, दूसरी तरफ देश। बाखमुत फ्रांस, लाचीन कॉरिडोर यूक्रेन, कोबाने सीरिया, ब्लांटायर मोजाम्बिक। कह रहा है सही सुमेलित कितने, कौन सा से युग्म है, केवल एक, केवल तीन, केवल एक, तीन और चार, या फिर केवल एक और दो। तो इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। फिलहाल इस क्लास में इतना ही रखते हैं, अगली क्लास में मुलाकात होगी आपसे। अपना ख्याल रखिए, नमस्कार।